बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम अहले वतन को ईद उल अज़हा मुबारक। और ईद उल अज़हा का ये दिन जो है हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की याद दिलाता है कि जिन्होंने अपने साहबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए रजामंदी जाहिर की, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने वहाँ पर जो है 2 जानवर रख दिए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उस वाक़े के बाद से पूरी दुनिया में मुसलमान जो है वो कुर्बानी करते हैं ईद उल अज़हा के दिन। ईद उल अज़हा जो है वो ईद उल फितर के बाद मनाई जाती है और ज़्यादातर लोग ईद उल अज़हा में जो है वो कुर्बानी में मसरूफ़ रहते हैं। तो आज भी हम बात करेंगे और कुर्बानी के हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद। सरफराज अहमद के घर पर हम ये कर रहे हैं। आपको बैकग्राउंड में तस्वीर नजर आ रही होगी चैंपियंस ट्रॉफी 18 जून 2017 को जब पाकिस्तान ने भारत को 186 रन से हराकर ओवल लंदन के मैदान पर चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। सरफराज अहमद का इंटरव्यू करने के लिए हम इसलिए भी आए कि पाकिस्तान के कई क्रिकेटर्स हैं जो ईद उल अज़हा बड़े एहतमाम के साथ मनाते हैं और सरफराज का ये काफ़ी अरसे से इनका ये सिलसिला चला आ रहा है कि इनके जानवर देखने के लिए लोग जौक दौर जौक आते हैं। फिर इन्होंने अपने घर के बाहर टेंट भी लगाया हुआ है, उसमें भी जानवर हैं और इनको कुर्बानी का बहुत शौक है। इनसे बहुत सारी बातें करेंगे ईद उल अज़हा के हवाले से और कुर्बानी के हवाले से कि ये शौक कैसे पैदा हुआ, बचपन में हुआ या इनके वालिद का जब इंतकाल हुआ 1986 में उसके बाद से हुआ। बहुत सारी चीज़ें सरफराज अहमद से पूछेंगे और इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरफराज। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं कि ईद उल अज़हा की बात कर रहे हैं तो आप खासे जो क्रिकेटिंग सर्कल्स में सरफराज अहमद के बारे में कहा जाता है कि वो जानवर लाने का बड़ा शौकीन है और बड़े तगड़े जानवर और फिर लोग देखने के लिए आते हैं। तो ये शौक कब से पैदा हुआ? पहले तो इकबाल भाई आपको और मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानी के ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इकबाल भाई बिल्कुल ये शौक वैसे ही जैसे हर कराची के या पाकिस्तान के बच्चों को जो है ना वो शौक रहता है। और ईद उल अज़हा का जो है ना जैसे हम लोग इंतज़ार करते तो यही रहता है कि हर साल जो है इसका इंतज़ार करते हैं। ऐसा पहले ये था कि जब हम छोटे थे तो वैसे मंडी जाते थे अपने पापा के साथ और वहाँ से जानवर लेके फिर मंडी की सुजुकी के ऊपर जो है ना वो एक पिकनिक होती थी एक तरीके से ना। शौक होता था कि यार मंडी जा रहे हैं, जानवर लेके जा रहे हैं, अपना नहीं लेके जा रहे, दोस्तों का जो जानवर है उनके साथ भी चले जा रहे हैं मंडी। तो ये कि बचपन का एक शौक था जिसको आगे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा, फिर अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी। तो अब कोशिश यही करता हूँ कि मैं जो बकरीद का जानवर है वो एक साल पहले ले लेता हूँ। जैसे अब इंशाल्लाह अगले साल जो बकरीद आने वाली है तो एक जानवर मैंने ले लिया अगले साल के लिए, इंशाल्लाह अगला जो है उसको मैं ढूंढ रहा हूँ। तो कोशिश यही करता हूँ कि पूरे साल जानवरों को बहुत अच्छे से पलाई करता हूँ और फिर उसको अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं। असल सुन्नत तो यही है ना कि जानवर को आप पाल कर जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करें, उसका तो ज्यादा ही सवाब है। जी बिल्कुल इकबाल भाई, यही कोशिश करते हैं कि उनको बहुत अच्छे से उनकी खिदमत करते हैं। पहले बाड़े पे रखते हैं फार्म पे, वहाँ पे उनकी बड़ी अच्छे से खिलाई पिलाई करवाते हैं और सारी अच्छी खालिश चीज़ें उनको खिलाते हैं। और फिर जब यहाँ घर पे भी आते हैं तो मैं कुछ कोशिश करता हूँ खुद उनको ज़्यादा टाइम दूँ और उनकी जितनी खिदमत कर सकता हूँ उतनी खिदमत करता हूँ। लोग भी आते हैं, दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। क्या ये सिलसिला कब से शुरू हुआ है? इकबाल भाई आई थिंक जब से मैंने जानवर पालना शुरू किया आई थिंक ज़्यादा शुरू हुआ है वो 2017 के बाद से ज़्यादा शुरू हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद वो लोगों को पता होता है कि हर साल जो है वो जानवर आते हैं तो एक समय सा बन जाता है ईद के लास्ट वीक में जो है। और काफ़ी सारे लोग आते हैं, अच्छा लगता है, गाय देख के जाते हैं। हमारा भी गली में सब लोग एंजॉय करते हैं, रात 2, 3, 4 बजे तक हम लोग सब बैठे रहते हैं गाय के पास और अपना एंजॉयमेंट चलती रहती है। तो कसाई का बंदोबस्त कैसे करते हैं? वो तो बड़ा मुश्किल काम होता है। बस कसाई जो है वो उसका बंदोबस्त कर लेते हैं, बड़े भाई हैं मेरे शफीक, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो बस कसाई आ जाता है, बस कोशिश करते हैं कि जब वो एक बार आ जाए तो वो कहीं जाए नहीं, क्योंकि आपको पता है कसाई इतना बिजी होते हैं। वो क्या करते हैं, क्या है वो जिबा करके चले जाते हैं, बोलते हैं अभी टीम आ रही है वो खाल उतारेगी। तो कोशिश करते हैं कि ऐसी टीम को पकड़ें कि जो भले वो जिबा करके उनके लोग वहाँ पे रहे ताकि फिर वो बाद में आके फिर पूरा काम करें। तो बुकिंग पहले से कर लेते हैं ऐसी पकड़ के रैंडम लेकर? नहीं, कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है जानवर अच्छी तरीके से पलवाते हैं तो कोशिश करते हैं कसाई भी अच्छे हों जो कि प्रोफेशनल है ताकि वो अच्छे से सारा काम करें। तो आपके भाई अब्दुल रहमान और आपने इस तरह शफीक अहमद का जिक्र किया, तीनों भाई मिलकर कुर्बानी के दिन जमा होते हैं? देखिए मैं तो आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मैं तो सिर्फ जब उसका टाइम होता है ना ज़िबा करने का उस टाइम पे रहता हूँ, छुरी पहनने का टाइम होता है उस टाइम रहता हूँ। फिर बाकी जो सारे काम होते हैं ना वो हमारे अब्दुल रहमान या मेरा भाई हसन है और बड़े भाई शफीक, फिर वो गोश्त का सारा काम। हाँ 5 भाई हैं हम लोग, हमारा हसन जो है वो शिकागो में होता है। तो हम लोग 5 भाई हैं तो ज़्यादा काम जो है बड़े भाई जो है वो फिर सबको ऑर्डर लगाते हैं कि भाई बर्तन लिया, पतीले लिया, कौन सा गोश्त घर में जाएगा, कौन सा गोश्त किसके यहाँ जाएगा, कौन सा गोश्त बटेगा। तो वो सारी जिम्मेदारी बड़े भाई की। आप इतना बस आप सिर्फ कुर्बानी की छुरी पे हाथ फेर के और वो बस फिर खड़ा होता हूँ देखते रहता हूँ। फिर जब लोग आते हैं गोश्त देने के लिए तो मैं उनको बोलता हूँ यार
इनको गोश्त दे दो यार, इनको दो, इनको गोश्त दो। लेकिन ये बताएं कि जब आपके वालिद हयात थे, आप छोटे थे, शकील अहमद मरूम, तो ये सिलसिला जब से आप वालिद के साथ भी अटैच होते थे, याद है कुछ आपको? इकबाल भाई बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से याद है, बिल्कुल याद है, उनके साथ जाते थे हम लोग। और उनकी ना एक खास नसीहत होती है जब भी वो कुर्बानी, वो ये नहीं देखते थे कि यार कोई मोटा जानवर नहीं, वो कहते थे खूबसूरत जानवर देखो, दो कलर वाला जानवर देखो। तो बस वो उनका ही वही चीज़ें देख देख के मेरी भी यही कोशिश होती है कि भाई खूबसूरत जानवर लें और खूबसूरत जानवर को उसकी पलाई करवाएं अच्छी सी। तो बस ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली उस वक्त जब लेते थे, उस वक्त के रेट में और आज के रेट में ज़मीन आसमान का फर्क आ गया है। उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, जब बचपन की जो मुझे याद है 2000 की बात है, हम गाय लेके आए थे 12,000 रुपये की गाय। अच्छा, आज तो 12,000 का तस्वुर ही नहीं है, बकरा नहीं मिल रहा, आज तो बकरा नहीं मिल रहा। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बड़ी अच्छी यादें हैं वाले साहब के साथ। तो आपका बेटा अब्दुल्ला भी आपके साथ इन्वॉल्व होता है? तुम्हारे साथ 8 साल से हो गया? जी माशाल्लाह, वो इन्वॉल्व होता है आपके साथ? जी जी इकबाल भाई, उनको तो बहुत शौक होता है, वो होते हैं तो जानवरों के साथ टाइम गुजारते हैं। गाय को टलाती भी जब गली में कोई नहीं होता तो वो रस्सी पकड़ लेते हैं और फिर अपना टाइम गुजारते हैं। तो ईद उल फितर के दिन तो लोग रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में मिलते हैं। ईद उल अजहा के दिन सरफराज अहमद क्या करते हैं? इकबाल भाई ईद उल अजहा में ये होता है, आपको पता है रूटीन, जैसे मैंने पहले बताया कि 3-4 बजे तक की रूटीन बनी हुई होती है। और फिर चांद रात वाले दिन भी इतने बजे ही सोते हैं। फिर सुबह ये होती है अर्ली जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर कसाई का वेट इंतजार करते हैं कि भाई वो टाइम से आते हैं। कसाई जो है वो टाइम से पहुंचता नहीं है कभी भी ना, तो उसके इंतजार करते करते, क्योंकि आपको पता है गर्मियाँ होती हैं, मई इस बार जो है वो ऑलमोस्ट जून में हो रही है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो वो थकावट हो जाती है। क्योंकि फिर उसके बाद सब कुछ कर करा के फिर सो जाते हैं। फिर रात में देखते हैं कि भाई कहाँ बारबेक्यू हो रहा है, तो चले जाते हैं, हमारे कज़न है जिया भाई के यहाँ, उनके यहाँ चले जाते हैं, वहाँ पे तो ज़्यादा फैमिलीज में फिर टाइम गुजारते हैं फिर। लेकिन जब कसाई आता है तो उसको अगर पता चलता है कि ये सरफराज अहमद के जानवर हैं, तो वो कुछ आपके साथ थोड़ा सा लीनियंसी बरतता है, या आपसे चूंकि माशाल्लाह आपका एक नाम है तो वो आपको ज्यादा तवज्जो देता है कि नहीं देता? ये होता है कि कसाई माशाल्लाह ये होता है कि अच्छे ही होते हैं, वो एक दिन पहले क्योंकि जानवर आके दिख जाते हैं तो फिर उनको मैं पक्का भी कर देता हूँ, यार भाई टाइम से आ जाना प्लीज यार। तो फिर ये कि जरा मोहब्बत में वो लोग ये होता है कि अपनी टीम ज्यादा लेके आते हैं और फिर वो ख्याल ये करते हैं कि जल्दी जल्दी काम कर देते हैं। अच्छा, हाँ, ये फायदा हो जाता है। वरना आपको पता है कसाई जो है ना, वो अच्छा कसाई नहीं मिलता। अच्छा कसाई जो, तो जानवर माशाल्लाह बड़े होते हैं, तो कोशिश यही करते हैं कि प्रोफेशनल कसाई और अच्छे कसाई होता है, अच्छे तरीके से जो है वो ज़िबा हो, फिर खाल अच्छे से उतरे और फिर गोश्त भी उसका अच्छे से बने। तो गोश्त बांटने की जिम्मेदारी शफीक के जिम्मे होती है या आप लोग? तो बाल में कोशिश ये होती है कि घर पे जो लोग, काफ़ी लोग आ जाते हैं, फिर जो गोश्त बचता है वो मदरसे में चला जाता है। फिर जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुर्बानी नहीं करते, कोशिश करते हैं खानदान में लोग हो तो उनकी यहाँ फिर गोश्त को ड्राइवर के थ्रू या खुद जाके दे आते हैं। मदरसे की बात की, जब आपके वालिद की लियाकताबाद में शॉप थी, आप मस्जिद जाते थे माशाल्लाह, वहाँ पर भी नात पढ़ते रहते थे, तो अभी भी मदरसे के साथ किसी के साथ अटैचमेंट है कि आप कहें कि वहाँ पर ये ज़रूरी जाना चाहिए गोश्त बच्चों के लिए? नहीं बल्कि जैसे हमारे यहाँ पे दारुल उलूम रहमानिया मदरसा है यहाँ पे, तो हमारी ये होती है कि गोश्त यहाँ पे जो एक जामतुल रशीद है वहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे गोश्त चला जाता है तो ये बड़े भाई की सारी ड्यूटी होती है, कोशिश करता है कि भाई मदरसे में गोश्त चला जाए, मुस्तहिक लोगों को जो है ना वो गोश्त जो है ना पहुँच जाए। फिर साल हम लोग भी जो है कुरान खानी वगैरह होती रहती है, खाना वगैरह जो है हमारी अम्मी जो है बहुत ज़्यादा कुरान खानी करवाती है, तो मदरसे में सारा जो है ना सब चीज़ें जो है ना पूरा साल जो है ना चीज़ें चलती रहती हैं, सिर्फ बकरीद की नहीं है, ये पूरा साल चलता रहता है। तो जो बकरीद वाले दिन यानी आप सोकर गुजारते हैं, कुर्बानी के बाद क्या करता है सर? पहले कुर्बानी के बाद थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं और फिर जो उठते हैं फिर देखते हैं कि भाई गोश्त को उसमें जो मैरिनेट करते हैं ना, पता नहीं अदरक के पेस्ट में लगा के, ताकि जरा गोश्त गल जाए, मसाला वसाला लगा के फिर रात में बारबेक्यू पार्टी करते हैं। तो घर पे ही करते हैं, रिश्तेदारों के भी घर पे कर लेते हैं। जैसे हमारे कजन वगैरह आ जाते हैं, जैसे मैंने बताया कि हमारे कजन है जिया भाई, नदीम भाई, तो वहाँ चले जाते हैं। फिर या किसी की यहाँ दावत होती है तो फिर वहाँ चले जाते हैं, या होता है कि ससुराल में दावत होती है तो वहाँ चले जाते हैं। ससुराल में होती है ना दावत, ससुराल में जाना तो जरूरी होता है। जी बिल्कुल चले जाते हैं, बिल्कुल। तो आपकी अहलिया आपको कितना सपोर्ट करती है? क्योंकि मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे भी आपकी अहलिया बहुत मुतारिक है, आपके हवाले से कोई ना कोई तस्वीर कोई ना कोई पोस्ट लगाती है, आपके बेटे के हवाले से, आपके माशाल्लाह आपके 2 बच्चे हैं। जी माशाल्लाह, एक बेटी है और एक बेटा है, तो उनके हवाले से पोस्ट लगाती है, तो अहलिया आपका कितना साथ देती है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके जो क्रिकेटर होती हैं, जो उनकी वाइफ होती है ना, उनका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग की लाइफ ऐसी होती है कि हम लोग बहुत ज्यादा टाइम जो है वो घर पे कम गुजारते हैं, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन ऑब्वियसली उसकी बहुत ज्यादा सपोर्ट है। काफी जब मैं पाकिस्तान टीम में कैप्टन था तो
उस वक्त वो मेरे साथ होती थी, तो उनको पता है कि किन चीज़ों से इंसान गुजरता है। जैसी बात जो कैप्टन होता है उसकी वाइफ को अंदाजा होता है कि यार किस चीज़ का प्रेशर होता है, क्या होता है। तो आई थिंक उसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। बाकी ये कि माँ बाप की दुआएं हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमारी अम्मी की बहुत ज़्यादा दुआएं हैं, तो अल्लाह ने बड़ा करम किया और इन दोनों की सपोर्ट जो है लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रही है। 2007 में आप पहली मर्तबा आए, पाकिस्तान के लिए खेले, कामरान अकमल इंजर्ड हो गए थे, भारत के दौरे पर गए और फिर आप माशाल्लाह 2016 और फिर आपका जब कम बैक हुआ 2016 में तो कप्तान बने जी, फिर जब आपका कम बैक 3 साल कप्तान रहे, जब आपका कम बैक हुआ तो आके आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2022 में जो परफॉर्मेंस दी, तो कितनी ईदें खासतौर पर ईद उल अजहा सरफराज अहमद ने मुल्क से बाहर मनाई हैं? इकबाल भाई अभी अगर आप मुझसे 2014 से लेकर 2019-20 तक जो है ना वो ऐसा था कि कंटिन्यूसली क्रिकेट वगैरह खेल लेते, तो बहुत सारी ईद उल अजहा ऐसी हुई जो कि बाहर ही मनाई। लेकिन मुझे याद पड़ता है तो कि मोस्टली टाइम ईद उल अजहा के टाइम पे हमारा लकीली कोई टूर नहीं होता था, तो कि मुझे अच्छी तरह आज 17 के बाद मैंने काफ़ी सारी ईद उल अजहा जो है वो घर पर गुजारी है। तो कि मैं जानवर लेके आता था, पालता था, एक आध कोई बीच में ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कि जब टीम के साथ हुआ होगा, अदरवाइज मोस्टली जो 2015 के बाद से ईद उल अजहा जो है वो ज़्यादा घर पे गुजारी। ईद उल फितर जो है मुझे अच्छी तरह याद है, हम इंग्लैंड के टूर पे रहे, हम वेस्ट इंडीज पे रहे, हम दुबई में बहुत ज्यादा रहे, दुबई में बहुत क्रिकेट होती थी वहाँ पे, तो हमने दुबई में बहुत ज्यादा ईदें गुजारी हैं। तो वो उस ईद का जो ईद उल फितर डिफरेंट होती है, ईद उल अजहा डिफरेंट होती है, क्योंकि बाहर के ममालिक में जिस तरह हम लोग बाहर गली में ज़िबा करते हैं जानवर, वहाँ तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं, स्लॉटर हाउसेज हैं, वहाँ पर ज़िबा हो गए, तो वो डिफरेंट एटमॉस्फेयर होता है। इकबाल भाई जो मजा पाकिस्तान में ईद मनाने का है वो मैं कहता हूँ दुनिया में कहीं भी नहीं है। जितने भी लोग बाहर रहते हैं, आई थिंक हमने बाहर ही मनाई है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वहाँ पे ईद मनाने का, पता ही नहीं चलता। हम लोग टूर पे भी अक्सर होते हैं, लोग नमाज पढ़ने जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे लोग काम पे चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ तो छुट्टियाँ तो होती नहीं है। तो जो मज़ा ईद उल फितर हो गई, चाहे वो ईद उल अजहा हो गई, जो मज़ा पाकिस्तान में अपने घर वालों के साथ, अपने मोहल्ले वालों के साथ मनाने का मज़ा आता है, वो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है। अब तो आप क्रिकेट कम खेल रहे हैं, आप खेले चैंपियंस कप, लेकिन उसके बाद फिटनेस पर तवज्जो दे रहे हैं सरफराज अपनी। आपने कहा कि 2006 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते आपकी कप्तानी में, 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, फिर उसके बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम आपकी कप्तानी में PSL जीती, तो अब फिटनेस पे तवज्जो दे रहे हैं या आप इतना? नहीं इकबाल भाई बिल्कुल, प्रैक्टिस वगैरह मैं अपनी करते रहता हूँ, ट्रेनिंग वगैरह करते रहता हूँ। अभी PSL खत्म हुई थी, तो PSL में थोड़ा सा ये कि रूटीन बहुत ज्यादा गंदी थी हम लोगों की, क्योंकि डे नाइट मैच होते थे, तो रात भर जागते थे, तो खाना पीना चल रहा होता था, तो थोड़ा सा ड्यूरिंग PSL जो है वेट थोड़ा बढ़ गया। तो अभी ये गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ हुई हैं जबरदस्त, तो ट्रेनिंग ठीक ठाक चल रही है, इंशाल्लाह दोबारा बैक टू नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। सरफराज अहमद से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इनसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से और ईद उल अजहा के हवाले से। हमें उम्मीद है कि इनसे हम जब मजीद कुछ सवालात करेंगे तो वो सवालात जो आपके जहन में है वो इनसे करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सरफराज अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का दोबारा आगाज़ करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतज़ार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सरफराज अहमद के घर, जो कराची के इलाके बफर जोन में वाक़ है, और आज ईद उल अजहा का दिन है, लेकिन हमने सरफराज को जहमत दी और ये तैयार हो गए इंटरव्यू के लिए। तो अब हम ब्रेक के बाद जब वापस आए हैं तो हम आपको और मजीद इनसे सवालात करते हैं। रिश्तेदारों के साथ कैसा इंटरेक्शन होता है, क्योंकि वो कितना प्राउड फील करते हैं कि आपने माशाल्लाह यहाँ बफर जोन में आप शुरू से रह रहे हैं, और जिस तरह से आपने अपनी इसको सजाया है अपनी तस्वीर से, रिश्तेदार वगैरह जब आते हैं तो कैसा? आई थिंक हमारी फैमिली ऑब्वियसली सबकी बहुत सारा दुआएं। मेरे पापा के 4 भाई थे, तो उनके एक मेरे जो बड़े ताया हैं उनके जो है वो 5 बेटे थे। मेरी जो सेकंड ताया हैं उनकी 3 बेटियां थी, फिर जो उनसे ताया उनकी 4 बेटियां, 1 बेटे थे। माशाल्लाह तो हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतने सारे जमा हो जाते हैं। हाँ, सब बहुत खुश होते हैं। जो मेरी अप्पियाँ वगैरह हैं वो सब आती हैं यहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हैं, खुश होती हैं बहुत। जब 17 में जब हम जीते, जब 15 में वर्ल्ड कप खेला, तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, और अभी सबकी दुआएं तो सब बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं जब भी कोई मोमेंट अच्छा होता है। सिस्टर भी है आपकी? जी, मेरी बहन है, बड़ी बहन है मेरी, सबसे बड़ी बहन है ईरम, और सबसे छोटी बहन है आमना। माशाल्लाह आप 7 बहन भाई हो? जी माशाल्लाह, जी जी जी, 5 भाई 2 बहनें माशाल्लाह से। लेकिन सरफराज आपने नाम कमाया, और एक आदमी होता है ना कि एक फैमिली से एक आदमी आता है, वो पूरी फैमिली को लेकर चलता है। लोग कहते हैं, और आपकी वालदा की दुआएं भी हैं जिस तरह से आप जीत कर आए, लोग कहते हैं कि सरफराज अहमद अगरचे शफीक बड़ा है, लेकिन इस फैमिली में सरफराज सबको लेकर चलता है। ये बात कहाँ तक ठीक है?
देखिए अभी मैं ये नहीं कहूँगा, आई थिंक मैं समझता हूँ कि इसमें सारा क्रेडिट जो है मैं अपने बड़े भाई को दूंगा, क्योंकि वालिद साहब के बाद ऑब्वियसली जब उनका इंतकाल हुआ तो 2000 से लेकर 2007 तक वो बिल्कुल बेड पे थे। अच्छा। हमारी शॉप है शकील ब्रदर्स के नाम से, तो लालू खेत में थी, अब भाई ने अपनी गुलशन मेमार में कर ली। तो आई थिंक उसको बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि जो उस टाइम पे उसने शॉप को संभाला, ऑब्वियसली घर के जो भी हालात थे तो वो उसने सारा कुछ देखा। मैं फिर क्रिकेट तो आई थिंक ये सपोर्ट जो थी आई थिंक उसने हमारे घर को संभाला। फिर अल्लाह ताला ने जब हाथ पकड़ा तो अभी चीज़ें बेहतर हो गई, लेकिन ज़्यादा क्रेडिट उसी का ही है। क्योंकि मुश्किल टाइम पे अगर मैं भी शायद दुकान की तरफ चला जाता तो शायद मैं नहीं खेल पाता, क्योंकि 9 to 5 दुकान पे काम करना, या आप स्कूल जाते हैं, स्कूल के बाद क्रिकेट खेलना, फिर क्रिकेट के बाद दुकान पे जाना, तो आई थिंक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आई थिंक इसमें मेरे बड़े भाई जो शफीक हैं उनकी सारी एफर्ट है, जिसकी वजह से आज अल्लाह ने हमारे फैमिली पे करम किया। अभी भी आपके वो शॉप है शकील ब्रदर्स के नाम से लियाकताबाद में, या गुलशन मेमार में जो शफीक? अब जो लियाकताबाद वाली शॉप है, क्योंकि वो हमारे दादा ने स्टार्ट की थी, फिर मेरे पापा और मेरे बड़े अब्बू देखते थे, तो वो शॉप है बिल्कुल अभी। लेकिन ये कि हमारी जो मेन शॉप है वो गुलशन मेमार में है, जो कि मेरे दोनों भाई देखते हैं। बड़ा भाई शफीक है जी, शकील ब्रदर्स के नाम से जी बिल्कुल। तो वो मेरा बड़ा भाई शफीक है और उसके मेरा छोटा भाई अहसान जो है वो उनके साथ होते हैं। अच्छा, लेकिन अब सरफराज जिस तरह ईद उल अज़हा है, ईद उल अज़हा के मौके पर लोग जो है अपने नीचे वालों को देखते हैं, और आप तो माशाल्लाह वैसे ही आपके बारे में कहा था बड़े हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ हैं, तो आप नीचे वालों को देखने के लिए खामोशी से जाते हैं, उनकी मदद करते हैं। बताना नहीं चाहिए लेकिन है ना, जज्बा तो होगा, क्योंकि आदमी जिस फेज से गुजर कर आता है, आपने स्ट्रगल की, मेहनत की, आपके वालिद ने मेहनत की, तब आप इस मकाम पर पहुंचे। जी इकबाल भाई, कोशिश यही करते हैं, क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा होता है कि क्योंकि मेरी पैदाइश इसी गली की है। अच्छा। इसी घर की है, तो बहुत से लोग जो हैं वो जानते हैं, अक्सर बाज़ वक़ात लोग आ जाते हैं, तो कोशिश करता हूँ कि जितनी भी लोगों की हेल्प हो सके वो अपने हैसियत के मुताबिक जो है वो जरूर करता हूँ। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है सरफराज, जब 2006 का आप अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत कर आए, भारत को आपने हराया, उस टीम में मुझे अच्छी तरह से याद है रोहित शर्मा भी थे, और राइट आर्म लेग स्पिनर जो उनके पीयूष चावला भी हुआ करते थे, रविंद्र जडेजा भी थे, बिल्कुल पुजारा भी थे। हाँ मुझे याद है चेतेश्वर पुजारा भी थे, और वो बड़ी तगड़ी टीम थी। तो उसको जब जीत कर आया सरफराज पाकिस्तान, तो आपने सोचा था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप का फातेह कप्तान आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए इतने लॉरल्स ला सकता है? हालांकि जो फाइनल था आपका लो स्कोरिंग फाइनल था अगेंस्ट इंडिया, वो भी हम जीते, अनवर अली की बॉलिंग, एक और आपका लंबा फास्ट बॉलर उसकी बॉलिंग की वजह से। तो सोचा था सरफराज ने कि अल्लाह ताला हाथ पकड़ेगा और इतनी कामयाबियां समेटूंगा मेहनत करके? इकबाल भाई, जो आपने 2006 की बात की, देखें वो एक ऐसा फाइनल था जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि अल्लाह ताला हमें ऐसा फाइनल वो जिताएगा। और आई थिंक उसमें जो हमारे बॉलर थे अनवर अली, जमशेद अहमद और अख्तर, उनकी बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी और बहुत ही फ्लैट पिच था। और उनके जो स्पिनर थे रविंद्र जडेजा, और उन लोगों ने पीयूष चावला ने हमारी टीम को आउट किया था, लेकिन उस पिच पे बिल्कुल भी कोई सपोर्ट नहीं थी। लेकिन जो बॉलिंग अनवर अली ने की, जो इन स्विंग बॉलिंग उसने की, आई थिंक वो उसकी वन ऑफ द बेस्ट स्पेल था अनवर अली की लाइफ का। और अख्तर अयूब में जमशेद ने बॉलिंग की। जो आपने बात की कि आगे की, बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूंगा मैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके सामने सारा करियर रहा, हमने बचपन में सारे क्रिकेट खेली, तो बिल्कुल हम इस काबिल नहीं थे, हमें समझते नहीं कि हमारे पास बहुत कम टैलेंट था, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हमसे काम कराया, अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा हमें पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस खेले, पाकिस्तान के लिए T20 फॉर्मेट खेले, वनडे खेले, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के लिए चैंपियन ट्रॉफी जितवाई। तो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक और ब्रेक का, और सरफराज अहमद से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। ईद उल अज़हा का ये प्रोग्राम है और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सरफराज अहमद, और इनसे बहुत सारे सवालात कर रहे हैं इनसे, और इनसे इनके कैरियर के हवाले से, बहुत इनकी निजी जिंदगी के हवाले से बहुत सारे सवालात कर रहे हैं, ईद उल अज़हा के हवाले से। तो अब इनसे गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ये कप्तानी के जरासीम आप में कैसा है? लोग कहते हैं कि सरफराज जैसा कप्तान, अभी भी लोग याद रखते हैं कि जब आप विकेटों के पीछे खड़े होते थे और हर चीज़ पर नजर रखते थे, बहुत ज़्यादा शोर भी मचाते थे। ये कप्तानी का आप में कहाँ से जज्बा आया? क्लब लेवल से आया या फिर अंडर 19 से फिर आपने तजुर्बा शुरू हुआ? ये इकबाल भाई, ये जो गली है, इसी गली में हमारी गली की टीम होती थी। तो मैं बचपन से जब ये होता था, जब मैं मदरसे से वापस आता था तो मैं गली के लड़कों को इकट्ठा करता था, और हमारे ये सामने ग्राउंड है गौसले आजम ग्राउंड,
तो इसके सामने वाली टीम से ना हम लोग अक्सर मैच खेलते थे, तो मैं अपने लड़कों को इकट्ठा करता था। टेप का मैच होता था पहले, और टेप उस वक्त 15 रुपए का टेप आता था, तो वो टेप लगाते थे, तो वो टेप का मैच खेलते थे। तो बचपन से ही शौक था। फिर उसके बाद जब मैं गया पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में, वहां से कप्तानी करी। फिर जफर अहमद साहब जो KSC में थे, वहां से बेसिकली उन्होंने अंडर-19 से कप्तानी की। तो बस हर लेवल पे ही कप्तानी करता चला गया। हमारे इलाके में थे आरिफ हाशमी साहब, PIA कोच से खेला करते थे, तो उन्होंने भी जो है, जब हमारी मोहल्ले की टीम बनी तो उन्होंने भी जो है वो कप्तानी वगैरह करी। तो बचपन से ही कप्तानी करते हुए चले आए। और अच्छी चीज ये रही मेरे कैरियर में कि मैंने क्रिकेट के हर लेवल पे कप्तानी की, जिसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। जूनियर लेवल, जी बिल्कुल, डिपार्टमेंटल लेवल, बिल्कुल एग्जैक्टली, पाकिस्तान अंडर-19 हर जगह पर। जी बिल्कुल, मैं पाकिस्तान 19, पहले मैं KLH का कप्तान बना, फिर मैं पाकिस्तान 19 में कैप्टन बना, फिर मैं PIA में गया, फिर PIA के बाद 2 साल के बाद वहां पे कप्तानी करी, फिर उसके बाद शाहीन, पाकिस्तान है। फिर जब मैं पाकिस्तानी टीम में कैप्टन बना तो उससे पहले मैं तीनों फॉर्मेट का वाइस कैप्टन था। अच्छा। तो उसके बाद जाके कैप्टन बना। तो आई थिंक ये सारी चीजें ऐसी थी जो कि मेरे कैरियर में बहुत काम आई। तो स्टेप बाय स्टेप जब चीजें चली तो फिर आगे इंसान को हेल्प करती है। बहुत मुश्किल काम होता है कप्तानी, सबको यकजा करके चलना, फिर कंसंट्रेट करना खिलाड़ियों पर, फिर अपनी कारकर्दगी को भी बेहतर करना। अगर कप्तान कुछ नहीं करेगा तो क्रिटिसिज्म शुरू होता है। कितना डिफिकल्ट होता है? इकबाल भाई, ये तो आपको पता है, पाकिस्तान की कप्तानी करना ये आसान काम तो है नहीं। और पहले तो मैं बहुत ऑनर करता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं पाकिस्तान के लिए कप्तानी करूँ। और मुश्किल नहीं होता अगर आपके साथ आपके प्लेयर्स अच्छे हों, कोऑपरेटिव हों, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आसान हो जाती हैं। और मैं हमेशा तमाम उन लड़कों का जिक्र करता हूँ कि जो लड़के मेरे साथ उस वक्त खेले, क्योंकि जब मैं कैप्टन बना तो उस वक्त ज़्यादातर नए लड़के जो है वो टीम के अंदर इंडक्ट हुए, जिसमें शादाब खान, जी बिल्कुल, फ़खर जमान, बाबर का डेब्यू हुआ T20 में। उसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी आए, फिर मोहम्मद हसनैन आए, हुसैन तलत आए, आसिफ अली आए, इमामुल हक आए, रोमान रईस आए। तो ये लड़के बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैं हमेशा इनका बार बार जिक्र, वो इसलिए क्योंकि आपने जैसे बात की कप्तान के लिए उसके प्लेयर को हैंडल करना कैसा होता है, तो आई थिंक ये लड़के बहुत ज़्यादा अच्छे थे। फिर उसके बाद इमाद वसीम के साथ में अंडर-19 खेलता रहा, आमिर के साथ मैंने पहले क्रिकेट खेली, वहाब कुछ टाइम के साथ मेरे साथ खेले, अजहर अली अच्छे थे। ये ऐसे लड़के थे जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे और चीज़ों को अंडरस्टैंड करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि मेरे अंदाज को समझते थे, क्योंकि मेरा अंदाज आपको पता है थोड़ा डिफरेंट था। मैं थोड़ा एग्रेसिव कैप्टनसी करता था ग्राउंड के अंदर, लेकिन देखिए वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते थे। और मैं हमेशा इन खिलाड़ियों का थैंकफुल रहूंगा क्योंकि उन्होंने इन चीज़ों को समझा, उनको पता गया जो भी ये चीज़ें हैं इसकी ग्राउंड के अंदर है और ग्राउंड के बाहर ये एक बहुत मुख्तलिफ इंसान है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ तमाम लोगों का। ये लड़के बहुत ज़्यादा अच्छे थे और इन्होंने उस टाइम पे यंग अपने कैरियर में पाकिस्तान को बड़ी बड़ी विक्ट्रीज दिलाई हैं, फतवात दिलाई है। चैंपियन ट्रॉफी की अगर आप बात करें, हसन अली की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है, यंग था, पाकिस्तान को बेस्ट मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, फ़खर जमान, शादाब खान, फ़हीम अशरफ, आमिर की आउटस्टैंडिंग बॉलिंग थी। तो ये सारे प्लेयर्स, हफीज भाई थे जो सीनियर थे, हफीज भाई, शेब भाई होगा, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। ऑब्वियसली दोनों सीनियर प्लेयर थे, लेकिन इनका भी जो एटीट्यूड था वो बहुत ज्यादा अच्छा था। सही। लेकिन जब आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए गए, मैं खुद भी था, 2017 की पहला मैच आप इंडिया से हार गए, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने आपका ऐसा हाथ पकड़ा, एक जो कैच छोड़ा थिसारा परेरा ने, याद है आपको कार्डिफ में, से याद है, और पाकिस्तान जीत गया। आप थे, आप सब लोग वहीं पर मौजूद थे, इसलिए याद है। लेकिन उस वक्त यानी कि तवक्को थी, जिस तरह से आगाज हुआ, बर्मिंघम में बारिश भी हुई थी, और फिर उसके अलावा हमारा इंडिया के साथ मैच था, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था, हम हार गए, लोगों ने राइट ऑफ कर दिया कि यार ये टीम में तो दमखम नहीं है इसमें। इकबाल भी ऑनेस्टली बताऊं कि अगर आप पहले मैच की आप मुझसे बात करें तो मैं एज अ प्लेयर तो जरूर इंडिया के अगेंस्ट मैच खेला था। मैं इंडिया में, मेरा डेब्यू इंडिया में हुआ, जैसे आपने पहले बताया, इंडिया में डेब्यू हुआ, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो फिर 2012 का मैं एशिया कप खेला, फिर 15 में इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेला लेकिन टीम का पार्ट था, फिर 16 में हम T20 वर्ल्ड कप खेलने गए, कलकत्ता में हमारा मैच था वहां पे। तो एज प्लेयर तो मैंने जरूर मैच खेला था, लेकिन एज कैप्टन मैं समझता हूँ कि वो जो एक शायद प्रेशर था पहले मैच में, शायद वो एज टीम और एज कैप्टन जो है वो हैंडल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारे बहुत ज्यादा लैप्सेस हुए। और उस मैच में जो हमने क्रिकेट खेली एज टीम वो अच्छी नहीं खेली, क्योंकि हमने हमारी ना फील्डिंग अच्छी हुई ना बैटिंग अच्छी हुई। तो आई थिंक तीनों शोबों में हमने बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। तो जब उसके बाद हमेशा मैं जिक्र करता हूँ, हमारी बहुत जबरदस्त जो है हमारी मीटिंग हुई, उसमें बर्मिंघम के ग्राउंड के अंदर ही, उसी ड्रेसिंग रूम के अंदर हुई। मिकी आर्थर, बिल्कुल, जो हमारी मैनेजमेंट थी, ऑब्वियसली वो कोच थे, उन्होंने बिल्कुल एक जैसे कहते हैं ना कि हार्ड टॉक होती है, फेस टू फेस बात होती है कि यार क्या अगर हमने आगे पाकिस्तान ने क्रिकेट को आगे लेके जाना है या हमने कोई इवेंट जीतना है, जो आज हमने क्रिकेट खेली है ये हम क्रिकेट नहीं खेल सकते। ऑब्वियसली ये क्रिकेट नहीं खेल सकते। उसमें फिर सीनियर प्लेयरों की बारी भी आई, शेब भाई ने भी अपनी राय दी, हफीज भाई ने भी राय दी। फिर एज टीम मैनेजमेंट हमने लड़कों को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, और उसके बाद फिर जो टीम निकल के आई वो आपके सामने हर मैच के बाद जो है वो टीम बेहतर होती गई। और मैं आपको बताऊं
कि आप 2017 में जो हमारा साउथ अफ्रीका वाला मैच था, बारिश हो रही थी और 2 दिन जो है हमने इंडोर के अंदर जो है वो प्रैक्टिस की, हमें आउटडोर प्रैक्टिस नहीं मिली। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान टीम ने उस टूर्नामेंट में कमबैक किया, आई थिंक ऐसा बहुत कम देखा गया पाकिस्तान ने क्रिकेट में कि इतनी लोएस्ट रैंकिंग की टीम जो है वो इतना जबरदस्त कमबैक करे टूर्नामेंट में। श्रीलंका को भी हराया, इंग्लैंड को भी हराया आप लोगों ने, जिस तरह की परफॉर्मेंस। फिर जो फाइनल था सरफराज इंडिया का, मैं खुद था वहां पर, खचाखच भरा हुआ था ग्राउंड। और उस फाइनल के हवाले से क्या कहेंगे, जिंदगी का आपका यादगार तरीन मैच था, या आपने जो डेब्यू किया 2007 में जयपुर में, या फिर आपको 3 साल इंतजार करना पड़ा पहला टेस्ट मैच खेलने के लिए, जब आपने होबार्ट में नहीं बल्कि साउथ होबार्ट में आपने डेब्यू किया। तो उस वक्त क्या फीलिंग्स क्या थी वो जब हम भारत के खिलाफ फाइनल के लिए जा रहे थे? इकबाल भाई, जो आपने सारे मोमेंट का जिक्र किया, होबार्ट का जिक्र किया, जयपुर का जिक्र किया, और ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है मेरी लाइफ का चैंपियन ट्रॉफी का। क्योंकि कोई भी प्लेयर जो है वो जब क्रिकेट खेलता है 10-15 साल 20 साल, तो वो चाहता है कि उसके करियर में एक ऐसी हाईलाइट हो जो कि हमेशा याद रखी जाए। और अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि वो जो 18 जून 2017 का जो मोमेंट है वो हमेशा मेरे नहीं, जितने भी लड़के उस टीम का पार्ट थे जिन्होंने उस विक्ट्री में पाकिस्तान का हिस्सा डाला, आई थिंक उन सबके करियर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी जब वो करियर को अपने एंड करेंगे। तो आई थिंक वो एक बहुत जबरदस्त मोमेंट था। और फाइनल की मैं बताऊं, बिल्कुल अपोजिट था। जो प्रेशर शायद पहले गेम में अगेंस्ट एज कैप्टन इंडिया के अगेंस्ट था, फाइनल में शायद वो प्रेशर नहीं था। लड़कों से बिल्कुल एक बहुत ही क्लियरली मैसेज, सिंपल एक मैसेज था कि यार हमने सिर्फ अपना 100% रिजल्ट देनी है, रिजल्ट की परवाह नहीं करनी। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट खेलती भी आ रही थी तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि यार इंशाल्लाह हम भी जीतेंगे। लेकिन जिस तरीके से अल्लाह ताला ने हमारी टीम से वो परफॉर्मेंसेस कराई, वो जितने भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाए वो कम है। सरफराज अहमद से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, इनसे बहुत सारी बातें कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से और ईद उल अज़हा के हवाले से। हमें उम्मीद है कि इनसे हम जब मजीद कुछ सवालात करेंगे तो वो सवालात जो आपके जहन में है वो इनसे करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ें और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सरफराज अहमद से गुफ्तगू के सिलसिले का दोबारा आगाज करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन सरफराज अहमद के घर, जो कराची के इलाके बफर जोन में वाक़ है। और आज ईद उल अज़हा का दिन है, लेकिन हमने सरफराज को जहमत दी, हालांकि इन्हें जो है अपनी गाय और दीगर जानवरों को जो है अल्लाह की राह में कुर्बान करना है, लेकिन हमने इन्हें जहमत दी और ये तैयार हो गए इंटरव्यू के लिए। तो अब हम ब्रेक के बाद जब वापस आए हैं तो हम आपको और मजीद इनसे सवालात करते हैं। तो वो बहुत सारी चीजें हैं सरफराज, लेकिन वो जैकेट वाइट जो जैकेट आपको मिली थी, जो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पे मिलती है, वो जैकेट आपने बड़े संभाल के रखी, वो तो एक तारीखी चीज है। जी इकबाल भाई, बिल्कुल वो संभाल के रखी है। और मुझे अच्छी तरह याद है जब हम सेमीफाइनल जीते कार्डिफ में, तो जब हम कार्डिफ का ड्रेसिंग रूम छोड़ लेते तो लास्ट लड़कों से जब बिल्कुल आखिरी बात खत्म हो रही थी तो यार यही बात की थी कि यार इंशाल्लाह आज अब हमने व्हाइट कोट पहन के ही जाना है। तो सब लड़कों ने आवाज जो है वो इंशाल्लाह कहा था, और अल्लाह का शुक्र है कि वो व्हाइट कोट हम सबके पास है। अभी जब आईसीसी का इवेंट हुआ था तो हम सब ने वो दोबारा वो कोट पहना वहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगा। तो उस वक्त तो कोई साइज का कोट नहीं था, उस वक्त तो हमने पहन के रख दिया था वहाँ पे। तो जब पहन के गए सारे लड़के, जब दोबारा मिले वहाँ पे सब इकट्ठा हुए 10-12 लड़के, तो बहुत अच्छा लगा उस व्हाइट कोट को पहन के और बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह आप हाफिज कुरान भी हैं, और मुझे याद है इंग्लैंड में एक दफा मौलवी साहब नहीं आए तो सरफराज अहमद ने जुमे का खुतबा दिया था, उसी चैंपियन ट्रॉफी के दौरान, मुझे याद है माशाल्लाह से। तो सरफराज ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है, ये इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है ना कि जो आदमी अल्लाह ताला के नजदीक हो, जिसके सीने में कुरान शरीफ मौजूद हो, तो फिर उस पर और अल्लाह ताला और ज्यादा इनायत मेहरबानियां करता है ना। इकबाल भाई, ये जो मैं क्रेडिट जो है ना मैं अपने वालिद साहब को दूंगा, क्योंकि आई थिंक आज अगर जिस मकाम पर मैं हूँ तो ये उन्हीं की वजह से हूँ। उनकी नेक नियति थी और बहुत अल्लाह वाले इंसान थे और बहुत लोगों का ख्याल रखते थे, और बहुत ज़्यादा लोगों की जो है वो दीन की खिदमत उन्होंने की, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने जो उनकी जो मेहनत है, उनका सिला जो है उनकी औलाद को दिया। और उनकी ही सारी ख्वाहिश थी कि मैं हिफ्ज़ करूँ, कुरान शरीफ हिफ्ज़ करूँ। और मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे यहाँ जब मैं सुबह 6-7 बजे जाता था तो अक्सर हमारी मस्जिद में जमात आई हुई होती थी। वो कहते थे जमात को लेके पूरा जो है वो घर पे आ जाते थे, और सुबह अंडा पराठा का नाश्ता हो रहा था। जी मेरे वालिद साहब, और अंडा पराठे का नाश्ता हो रहा था और जमात के लोग जो घर में बैठे हुए होते थे और मैं मदरसे जा रहा होता था। आई थिंक इसका मैं जितना भी सारा क्रेडिट जो अपने वालिद साहब को दूंगा कि उनकी वजह से आज अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया, और फिर उनकी दुआएं हैं और उनकी
उनकी जिंदगी में आपने कुरान शरीफ मुकम्मल जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अब आप जाते हैं कब्रिस्तान, तो लोग जाते हैं ना? जी इकबाल भाई बिल्कुल जाता हूँ मैं, और हम लोग हर दिन ईद के दिन होता है, नहीं सिर्फ ईद के दिन नहीं जाते हम लोग, मैं तो रेगुलरली जब भी यहाँ होता हूँ तो मैं वालिद साहब की कब्र पर लाजमी जाता हूँ दुआ करने के लिए। और ईद उल फितर में जिस तरह लोग होता है ना कि नमाज पढ़ के या ईद उल अजहा की नमाज पढ़ के लोग जाते हैं। जी हम लोग ईद उल फितर में भी जाते हैं और ईद उल अजहा में भी जो है ना वो हर ईद में हम सब भाई यहाँ पे होते हैं, तो हम सब बैठ के इकट्ठे ही जाते हैं। जब आप जीत कर आए, अपनी गैलरी में खड़े हुए, हजारों का मजमा था, उसको कैसे देखते हैं कि बफर जोन के इस इलाके में एक ऐसा क्रिकेटर जो अपनी मेहनत के जरिए किसी सिफारिश के बगैर आया, पाकिस्तान का सब जिलाली परचम उसने बुलंद किया, उस वक्त क्या फीलिंग थी? रमजान मुबारक का महीना था, लोग आपके घर के बाहर बड़ी तादाद में जमा थे। इकबाल भाई 20 जून की बात है, वो जब 20 जून को सुबह मैं कराची में लैंड किया था, अभी यहाँ बैठे हुए हम लोग, तो आज ईद का दिन है, अभी जून 10 दिन के बाद जो है वो दोबारा वो मोमेंट आएगा दोबारा। तो एक बार भी जब भी वो मोमेंट आता है तो वो सारी रील्स सारी वीडियोस जो है वो जब आती हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि यार ये गली जो है, ये पूरा मोहल्ला जो है वो लोगों से भरा हुआ होगा। ये आप गली देख रहे हैं, ये गली है, ये पूरा मोहल्ला, मतलब यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी। जब मैं सुबह 5:30 बजे वहाँ गली से जब मैं इंटर हुआ हूँ तो इस गली में जो है पैर रखने की जगह नहीं थी, और इतनी गर्मी थी, इतनी ह्यूमिडिटी थी कि लोगों ने अपनी जो सहरी है वो यहीं पे खड़े होकर किया और मेरा इंतजार कर रहे थे। उन्हीं की दुआएं थी, अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान टीम पे करम किया, और वो जब मोमेंट आते हैं तो वो एक ऐसे लाइफ टाइम मोमेंट है जो कि जिंदगी में सर कभी भूले नहीं जा सकते। पाकिस्तान के अब उन 3 कप्तानों में शामिल है जिन्होंने आईसीसी के मेजर इवेंट्स जीते। 92 का वर्ल्ड कप इमरान खान की कप्तानी में, फिर 2009 का T20 वर्ल्ड कप जो था यूनुस खान की कप्तानी में, फिर 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी। तो अपने आप को कितना खुशकिस्मत तस्वुर करता है सरफराज अहमद? इकबाल भाई अब जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो बस अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इतना टैलेंटेड, मैं टेक्निक वाइज या इतनी कोई स्किल वाइज कोई इतना कोई बहुत था, बस कोशिश की, मेहनत करते थे। ऑब्वियसली मोइन भाई को जब देखते थे उनको बहुत ज़्यादा फॉलो किया, यही सुना उनके बारे में कि यार बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। तो कोशिश यही रखी थी कि हमेशा से मैं बात करता हूँ कि हमेशा से मैं ना बहुत अच्छे लोगों में उठा बैठा जिन्होंने हमेशा क्रिकेट की बहुत अच्छी गाइडेंस दी। नदीम उमर साहब हैं, आजम भाई हैं, तो ये लोग साथ बैठे पे। नवीद महबूब अजमी साहब थे, वो उनका इंतकाल हो गया उनका, तो उनके पास में जब एजेड अकेडमी खेलने गया तो उन्होंने हमेशा से मेहनत करवाई ग्राउंड के अंदर। यही कहा कि यार ग्राउंड के अंदर मेहनत करो, बाकी इन सब चीज़ों से दूर रहो, ये सब पार्ट एंड पार्सल है आपकी लाइफ में, अंदर होना बाहर होना। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं जितने टाइम पे क्रिकेट खेली बहुत अच्छे टाइम से खेली, और जब टीम से बाहर भी रहा तो फिर भी कोई ऐसी चीजें नहीं की, कोशिश की कि अपने क्रिकेट पे फोकस रखूं, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ा, यही कोशिश की। बिल्कुल अल्लाह ताला ने फिर दोबारा मौका भी दिया जबरदस्त। आपने जैसे न्यूजीलैंड का बताया कि 4 साल के बाद मौका मिला, अल्लाह ताला ने मैन ऑफ द सीरीज बनवाया टूर्नामेंट में। तो बस वही कोशिश थी कि ग्राउंड के अंदर मेहनत करूं और अपनी बारी का इंतजार करूं, तो बस अल्लाह ताला ने बस उसी का थोड़ा रिवॉर्ड दिया। देखते हैं आपके बेटे की वीडियो भी, उससे क्रिकेट का शौक है अब्दुल्ला को, के उसको बनाने का इरादा है आपको क्रिकेट? इकबाल भाई बहुत ज्यादा शौक है, क्योंकि उनका बचपन जो है वो सारा टीम के साथ ही गुजरा है। तो बचपन से उन्होंने क्रिकेट ही देखी है। जब वो 3.5 महीने के थे तो उस वक्त 18 जून को ग्राउंड के अंदर मौजूद थे। फिर उसके बाद जब भी मैं टीम के साथ ट्रैवल किया है तो वो टीम में मौजूद रहे, सबको जानते हैं बहुत अच्छे से। तो अभी तक तो क्रिकेट भी है बच्चा में जी, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और तो शौक बहुत ज्यादा है, देखें लेट्स सी कि अब क्या होता है आगे। तो अभी तो बहुत अर्ली डेज है, देखें आगे बड़े क्या बनते हैं। चलें, अब विश यू ऑल द बेस्ट। आपके चाहने वाले बहुत हैं, मुझे कई लोग फोन करते हैं, कहते हैं सर आपके लिए बड़े लोग दुआएं भी करते हैं। ये मैं आपको बताऊं कि पीठ पीछे, वरना होता है ना कि वो लोग क्रिकेटर को गालियां भी देते हैं। अब पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड है और सोशल मीडिया पे खास तौर पे, लेकिन सरफराज अहमद के लिए जिससे भी बात होती है कहता है यार आप जाएंगे मेरा उसको जरूर पूछेगा और को कहेगा हम दुआएं करते हैं। तो ये भी अल्लाह ताला की एक वो है ना। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। और आप मैं कहूँ तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया अदा कीजिएगा, और बस थैंक यू भाई कि आपकी दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने ये मकाम दिया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। सरफराज अहमद पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, आज ईद उल अजहा के दिन हम इनके घर में मौजूद हैं, इनसे हमने बात की, ईद उल अजहा के हवाले से बात की, क्योंकि इनके जानवर जो है वो पूरी कराची में बल्कि सोशल मीडिया पे बड़ा चलता है कि इनके जानवर बड़े मशहूर हैं, और जो इन्होंने तस्वीर अपने घर में लगाई हैं अपनी कामयाबियों को ये नहीं भूले। हमें उम्मीद है कि सरफराज अहमद से की गई गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए स्पोर्ट्स पेज विद मिर्जा इकबाल बेग।